नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड में संकलित पाठ संख्या 4 कैमरे में बंद अपाहिज। इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। पाठ को पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में जानते हैं। देखो इनके जीवन परिचय के बारे में। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1929 में हुआ। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही संपन्न हुई और लखनऊ विश्वविद्यालय से ही आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। प्रारंभ में ये पेशे से पत्रकार रहे हैं। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया और उसके बाद में आकाशवाणी के समाचार विभाग में भी आप कार्यरत रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना, उसके बाद में दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान आदि पत्रिकाओं में कार्य किया। फिर है साहित्य सेवा के कारण आपको एक इनका काव्य संग्रह है लोग भूल गए हैं, उस पे 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1990 में इनका देहावसान हो गया। अब देखें इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। इनकी जो प्रारंभिक कविताएं हैं वो अज्ञे जी द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक में लगभग 1935 के आसपास प्रकाशित हुई। फिर इनकी कविता संग्रह कौन कौन से हैं, देखें कौन कौन से काव्य संग्रह आपने लिखे हैं। नंबर 1 है सीढ़ियों पर धूप में। फिर इन्होंने एक काव्य संग्रह लिखा आत्महत्या के विरुद्ध। तीसरा है हंसो हंसो और जल्दी हंसो और चौथा है लोग भूल गए हैं आदि। इन्होंने एक कहानी संग्रह भी लिखा है, नाम है रास्ता इधर से है। फिर इन्होंने निबंध संग्रह लिखा, देखे क्या है, दिल्ली मेरा परदेश और लिखने का कारण आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया तो देखें, लोग भूल गए हैं इस काव्य संग्रह पर इनको 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इनका परिचय था। इसके बाद में हम पाठ शुरू करते हैं। तो काव्य पाठ करने से पहले हम इस कविता के उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि इसका प्रतिपाद्य क्या है। देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से उद्धृत है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा और उसके साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित करने की कोशिश की है। कहने का मतलब एक पीड़ा झेलने वाला जो आदमी होता है उसके प्रति दूर संचार माध्यमों में कार्य करने वाले लोगों का क्या रवैया रहता है, इस पे इन्होंने कटाक्ष किया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनशील हो जाता है। यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। कहने का मतलब कोई अपाहिज आदमी होता है और उसका जो साक्षात्कार लिया जाता है तो पर्दे के पीछे या हम यूं कहें कि स्टूडियो के अंदर उसके साथ में क्या क्या सवाल किए जाते हैं उन पर गहरा कटाक्ष करती है यह कविता। आगे देखें, साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। कहने का मतलब कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि जो दूर संचार माध्यम के लोग होते हैं उनको पीड़ित के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन वो आत्मीय रूप से संवेदनशील होने की बजाय एक कारोबारी सोच के साथ में कार्य करते हैं और उसके साथ में ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों से सामने वाले का बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। देखें, अब हम काव्य पाठ करते हैं।
तो काव्य पाठ करने से पूर्व मैं क्या आपको इसका एक बार पाठ सार बता देता हूं कि इसकी थोड़ी सी समरी बता दूं क्या क्या होता है इसमें शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका सपाट तरीके से बयान करते हुए एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को निरूपित किया गया है। वस्तुतः किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं ही संवेदनशील होना चाहिए, परंतु दूरदर्शन कर्मी वैसी संवेदनशीलता नहीं रखते हैं। वे तो उस व्यक्ति के प्रति कठोरता का व्यवहार करते हैं तथा अपने कारोबारी स्वार्थ को ऊपर रख करके कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने का प्रयास करते रहते हैं। दूरदर्शन के सामने आकर जो व्यक्ति अपना दुख दर्द और यातना वेदना को बेचना चाहता है वह ऐसा अपाहिज बताया गया है जो लोगों की करुणा का पात्र बनता है। प्रस्तुत कविता में मीडिया माध्यम की ऐसी व्यावसायिकता और संवेदनहीनता को ध्यान में रखकर उस पर गहरा कटाक्ष किया गया है। अब देखते हैं हम इस कविता को। देखें, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। कहने का मतलब यहाँ हम हैं वो दूरदर्शन के लिए प्रयुक्त हुआ है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे तो यहाँ पे जो मीडिया कर्मी हैं उनके लिए यह हम शब्द प्रयुक्त हुआ है। आगे देखें, अपाहिज यहाँ पे विकलांग है। शक्तिवान, हम समर्थ शक्तिवान, कहने का मतलब जो मीडिया है वो सबसे शक्तिशाली यहाँ पे बताया गया है। और दुर्बल, कहने का मतलब वो खुद को तो शक्तिशाली मानते हैं और दूसरों को कमजोर मानते हैं। आगे देखिए क्या है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता है, कहने का मतलब ये इस प्रकार के सवाल मीडिया वाले करते हैं आज के दौर में। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वे दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अभी देखें, ये वार्तालाप शैली में जैसे पाठ लिखा जाता है उसी शैली में ये लिखा हुआ है, और यूं कहें हम प्रश्नोत्तर शैली में। कहने का मतलब खुद ही सवाल पूछा जाता है और खुद ही सवाल का जवाब दिया जाता है। आगे देखिए क्या है, तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, इसका सरलार्थ करते हैं हम। इसमें कवि कहता है कि दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालक स्वयं को समर्थ और शक्तिमान मान करके चलते हैं। वे अपनी बात को सुदूर तक प्रसारित करने में समर्थ हैं, इसलिए वो अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं। इस कारण उनमें अहंकार भी रहता है और दूसरे को कमजोर मानते हैं। दूरदर्शन का कार्यक्रम संचालक कहता है कि हम स्टूडियो में बंद कमरे में एक कमजोर और व्यथित व्यक्ति को बुलाएंगे। आगे देखिए क्या है, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, उससे पूछेंगे। और फिर वो जो कैमरामैन है या मीडिया कर्मी है वो कहता है कि हम उस दुर्बल आदमी को स्टूडियो में लाकर के उससे सवाल पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, और आप अपाहिज हैं तो आप अपाहिज क्यों हैं। यह देखो, सवाल अपने आप में ही एक सवाल खड़ा करता है कि ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। आगे पूछा है कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता है, कहने का मतलब मीडिया कर्मी कहता है कि हम उस आदमी को स्टूडियो में लाकर के ऐसा सवाल पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं तो आपका अपाहिजपन क्या आपको दुख देता है। फिर वो आदमी क्या है, इस प्रकार के सवालों का जवाब नहीं दे पाता है। कहने का मतलब इधर उधर देखने लगता है और हो सकता है उसको रोना भी आ जाए। तभी वो मीडिया कर्मी है, वो अपना जो सहकर्मी होता है कैमरामैन, उसको कहता है कि इसको कैमरे में बड़ा बड़ा दिखाओ, मतलब इसको कैमरे के सामने और ज्यादा दिखाइए, इस पे फोकस कीजिए। आगे देखें, इसका प्रसंग इधर दे रखा है, आप यहां से स्क्रीनशॉट लेकर के करेंगे। इसकी व्याख्या स्क्रीनशॉट ले लें यहां से। अब देखिए इसमें क्या है, विशेष क्या है। मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया हुआ है और इस काव्यांश में एक नाटकीयता का भाव है। भाषा सहज और सरल है, खड़ी बोली हिंदी है और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। यहाँ पे ये याद रख लेना, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। चले
आगे देखें। अब इसमें सवाल क्या है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, इसमें जो हम शब्द आया है, यह हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है या हम का क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका उत्तर, दूरदर्शन पर हम बोलेंगे कि हम शक्तिशाली है तथा अब हम किसी कमजोर का साक्षात्कार लेंगे। तो इस लाइन से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पे हम शब्द है वो ताकतवर मीडिया के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे देखिए अगला सवाल, प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हो पाता है और क्यों? देखिए, अपाइज से पूछे गए प्रश्न बेतुके और निरर्थक थे। ये अपाइज के वजूद को झकझोरते हैं और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। परिणाम स्वरूप वह चुप रहता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो उल्टे सीधे सवाल पूछता है। तो जो दुखी या पीड़ित अपाइज है वो उसके प्रश्नों का जवाब नहीं देता है। इस वजह से प्रश्न पूछने वाला है वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इस क्यों का जवाब देखें। यहाँ पे उसकी असफलता का कारण यह है कि उसे अपंग व्यक्ति की व्यथा से कोई वास्ता नहीं है। वह तो अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बेतुके सवाल पूछता है। आगे देखें, तीसरा सवाल है भाई, प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को क्या निर्देश देता है और क्यों? तो आपने देखा, जब मीडिया कर्मी है वो उस पीड़ित से या अपाइज से सवाल पूछता है तो टेढ़े मेढ़े सवालों को देख करके वो हड़बड़ा जाता है और उसके सवालों का जवाब नहीं देता है और दुखी होता है। हो सकता है उसके आंसू भी आ जाए। तब वो अपने जो सहयोगी होता है कैमरामैन, उसको ये निर्देश देता है कि तुम इसे कैमरे के सामने बहुत बड़ी तस्वीर इसकी खींच करके लोगों को दिखाओ। तो ये आज का पहला पद हो गया। आगे वाले वीडियो में हम इसकी जो शेष कविता बची है उसका पाठ करेंगे। धन्यवाद।